नमस्कार दोस्तों। खबर बहुत बड़ी है और इससे एक राजनीतिक भूचाल आ गया है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के संबोधन में यह बात कही थी कि अब ईवीएम हैकिंग की कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि यह मुद्दा मर चुका है विपक्ष के लिए। गलत प्रधानमंत्री। यह मुद्दा एक बार फिर ज्वलंत हुआ है और दो बड़ी खबरों से भूचाल आ गया दोस्तों। पहली बड़ी खबर आ रही है मुंबई से छपने वाले अखबार मिड डे में, जिसने दावा किया कि मुंबई उत्तर पश्चिम में जहां एनडीए का प्रत्याशी महज 48 वोटों से जीता था, उसके एक रिश्तेदार के पास न सिर्फ फोन था बल्कि उस फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड मिला जिसके जरिए उसने ईवीएम को अनलॉक कर दिया था। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने इस खबर को इनकार कर दिया है, मगर दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो मुखिया हैं इलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर, जिन्हें त्रिवेंद्रम में बुरी हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने कहा नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मगर इलॉन मस्क ने कहा ईवीएम हैक हो सकता है। सब कुछ जो मानवीय कंट्रोल में है, जिसका ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, वो हैक हो सकता है। इन दोनों बड़ी खबरों ने भूचाल ला दिया है दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कह रहे थे कि अब विपक्ष जो है ईवीएम का रोना नहीं रोएगा, ईवीएम का मामला मर चुका है। प्रधानमंत्री आप गलत हैं। ईवीएम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि मुंबई मिड डे की खबर झूठी है, जैसा कि चुनाव अधिकारी दावा कर रही हैं कि भाई कोई वन टाइम पासवर्ड जनरेट नहीं होता है। मुझे भी यह बात हजम नहीं होती, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जैसा कि कुछ देर मैंने पहले पूछा, आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे पर इतना ज्यादा शक शुबा का माहौल है, इतना ज्यादा धुंधलापन क्यों दिखाई देता है इस ईवीएम मामले को लेकर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह खबर क्या है, और यह खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों। मगर अगर मिड डे की खबर को ध्यान से पढ़ें तो बात यहां पर ईवीएम को अनलॉक करने की नहीं की जा रही है। यहां बात की जा रही है एक ऐसे आधिकारिक फोन की जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम को अनलॉक किया जाता है। जी हां, एक आधिकारिक फोन जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम को अनलॉक किया जाता है। यह फोन चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास होता है, मगर यह फोन पाया गया रविंद्र वायकर के साले साहब के पास 4 जून को काउंटिंग सेंटर पर। आखिर ये हुआ कैसे, इसका क्या जवाब देंगे चुनाव आयोग के अधिकारी। दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह पूरा मुद्दा एक अंधा कुआं है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। राहुल कहते हैं, ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज देम. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral processes. Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. राहुल गांधी कह रहे हैं कि संस्थाओं में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, और यही वजह है कि लोकतंत्र जो है वो एक छलावा बन जाता है, वो एक फ्रॉड बन जाता है। और इस वक्त भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज देम। जी हां, एक काला बक्सा है और इसकी जांच करने का अधिकार किसी को नहीं है। राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं दोस्तों? राहुल गांधी ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क का बयान आया है कि हमें ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि इलॉन मस्क कहते हैं कि इसमें खतरा है कि ईवीएम्स को या तो इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैक कर सकते हैं, चाहे इसकी संभावना छोटी हो या बड़ी। और यह मामला क्यों उठा है दोस्तों? क्योंकि प्योर्टो रिको से एक ताजा मिसाल आई है जिस पर इलॉन मस्क ने अपनी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने भी इलॉन मस्क के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हो बंद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक हो सकती है मशीन। अखिलेश यादव कहते हैं, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किल की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर
ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, यह बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, मुंबई उत्तर पश्चिम का जो नतीजा है ना, उसने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उद्धव सेना यह दावा कर रही है कि पहले उनके प्रत्याशी को 2000 मतों से विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होता है वो महज 48 वोटों से जीतता है। ऊपर से यह रहस्य सामने उभर कर आता है कि किस तरह से जो विजेता उम्मीदवार है उसका जो रिश्तेदार है वो मोबाइल फोन के साथ ईवीएम सेंटर में मौजूद था। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ सवाल उठा रही हैं जिसे सुनने की जरूरत है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। किसी को भी ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो मोबाइल फोन्स लेकर जाएं, और वो मोबाइल फोन लेकर गए थे। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन पर, वनराय पुलिस स्टेशन पर। एफआईआर दर्ज करने में देरी लग रही थी कि पुलिस स्टेशन कह रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। अमोल कीर्तिकर जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी उस दिन की जिस दिन वोटिंग चल रही थी। 77 कैमराज हैं और उनका अधिकार बनता है कि सीसीटीवी फुटेज वो मांग सकते हैं, पर उनको वो सीसीटीवी फुटेज डिनाई कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस भी मांग रही है टू एस्टैब्लिश दैट क्लेम। पर खैर, इन्वेस्टिगेशन में अब सामने ये आ रहा है कि ये जो मोबाइल फोन था उस पे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी आ रहा था। और जो मंगेश पांडलीकर हैं, जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और ओटीपी उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, और वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वाइकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, सीसीटीवी के सामने दिख रहा था कैसे अनिल मसीह जो हैं वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे। ये भी एक मैनिपुलेशन है। और अगर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन की खुद की भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे और देश में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। और ऊपर से फिर आ जाती है मिड डे की खबर जो दावा करती है कि किस तरह से जो विजेता उम्मीदवार थे उनके रिश्तेदार के पास एक मोबाइल फोन था जिस पर ओटीपी आया और उस ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर वर्षा इसे सिरे से खारिज कर रही। चलिए मैं वर्षा जी से इत्तेफाक रखता हूं कि ओटीपी के जरिए ईवीएम अनलॉक नहीं हो सकता, मगर बड़ा सवाल यह कि इस मामले में हम जानते हैं कि किस तरह से नतीजे को पलट दिया गया था। हम यह भी जानते हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन के साथ विजेता उम्मीदवार का जो रिश्तेदार था वो ईवीएम सेंटर में मौजूद था। बड़ा सवाल यह कि तमाम सुविधाएं भाजपा के प्रत्याशियों को कैसे मिल जाती है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए मैं मानने को तैयार हूं कि चलिए मिड डे की खबर झूठी है। बड़ा प्रश्न कि आखिर क्या वजह है कि तमाम मामलों में हम यही देखते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी या उनका समर्थक इस तरह का गड़बड़ झाला करता है। मसलन आपको याद होगा जब चुनाव हो रहे थे तो वो 3 मिसाल सामने उभर कर आई थी। एक मिसाल जिसमें एक व्यक्ति ने जो नाबालिग था उत्तर प्रदेश में उसने 8 जगह जो है वोटिंग की भाजपा के पक्ष में। फिर गुजरात में भाजपा का वो नेता जिसने पूरे ईवीएम को ही हाईजैक कर लिया था और उसका लाइव प्रसारण कर रहा था। और फिर भोपाल में भाजपा का वो नेता जो अपने बच्चे से
अपने छोटे से बच्चे से वोटिंग करवा रहा था। ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ भाजपा को कैसे हासिल होती हैं? जाहिर सी बात है, इसको लेकर सवाल तो उठाए जाएंगे ही ना। और इन सवालों के जवाब से आखिर कैसे चुनाव आयोग बच सकता है और क्यों बच सकता है? और मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो किस तरह से ताना मारा था उन्होंने एनडीए के संबोधन में कि अब ये लोग ईवीएम के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। आज कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके। सभी सीटों पर पर्चियों की समानांतर गिनती होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गंभीर शिकायत वाले बूथों पर फिर से गिनती होनी चाहिए। घोटाला उजागर होने पर दोबारा मतदान। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो यानी स्वतः इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को भी चुस्ती से काम करना चाहिए। चुस्ती तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, यहां तो साफ तौर पर सुस्ती दिखाई देती है, बार बार दिखाई देती है। मैं यही तो सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों चुस्ती नहीं दिखाई देती? क्यों इतना सुस्त रहता है चुनाव आयोग जब भाजपा की बात आ जाती है? तो यह सवाल तो उठेगा ना। रिटर्निंग ऑफिसर अपनी तरफ से पक्ष दे रही हैं, मगर यह हकीकत है कि जब उद्धव सेना के जो कैंडिडेट थे वो कह रहे थे कि भैया मुझे सीसीटीवी मुहैया कराई जाए, तो फुटेज नहीं दी गई। यहां तक कि पुलिस एफआईआर दर्ज करना चाहती थी, उस मामले में कितनी देरी हुई यह आप भी जानते हैं। तो सवाल तो उठेगा ना, इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जाएंगे, तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? इसीलिए राहुल गांधी इसे ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, इसे एक अंधा कुआं बता रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि अब हम बैलेट पेपर की तरफ नहीं जा सकते। चुनाव जो भी हो उसमें इन दोनों प्रक्रियाओं का एक तरह से समावेश होना चाहिए। बैलेट पेपर की पारदर्शिता और ईवीएम जिस तेजी से हमें नतीजे देता है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग को अपने तेवर बदलने पड़ेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पारदर्शिता से बयान देने होंगे। इतने दिनों से बवाल हो रहा है, मगर साहब मजाल है कि राजीव कुमार का कोई भी बयान आए। राजीव कुमार 7 चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कायदे से उन्हें हर चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, मगर नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसके नुमाइंदे हैं राजीव कुमार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका खुद का भी बहुत कोई शौक नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? मगर राजीव जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये पूरे चुनाव जो हैं वो गर्मियों के दौरान हुए और 1 दर्जन चुनावी अधिकारी जो हैं उस गर्मी में मारे गए। आपने अपनी तरफ से उनके लिए सहानुभूति में अभी तक एक भी बयान नहीं दिया। आपने सिर्फ इतना कहा कि हां, ये जो चुनाव हैं उन्हें थोड़ा पहले होना चाहिए था, बेहतर मौसम में होना चाहिए था। नहीं साहब, यह मौसम बेहतर तब होगा जब आप अपने रवैये को बदलेंगे, जब आप अपने तेवर को बदलेंगे। मत भूलिए चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जिसके मन में कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। उसके मन में इस बात को लेकर भय ना हो कि हमें प्रधानमंत्री से सवाल पूछना है। आपको याद दिलाया गया था कि आप टीएन शेषन जैसा मादा, उनके जैसा रवैया रखें, मगर नहीं,
उससे आप कोसों दूर हैं। आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी का हिस्सा बनकर रह गए, जो अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं दोस्तों, जैसा कि इस खबर में आप देख रहे हैं, करीब 140 ऐसी सीटें हैं जिनमें वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में जमीन आसमान का फर्क है। सरल भाषा में आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। वोट्स पोल्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप वोटिंग देने जाते हैं, उसकी संख्या, कितने वोट पड़े उसकी संख्या, और कितने वोट की काउंटिंग हुई उसकी संख्या। कायदे से इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि भाई जितने वोट डाले गए उसी की तो काउंटिंग होगी ना, उसी की गिनती होगी। मगर खबर यह आ रही कि जितने वोट पड़े और जितने वोटों की गिनती हुई उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यह जमीन आसमान का फर्क 140 सीटों में दिखाई दे रहा है। 140। और यह बताया जा रहा है कि इन 140 सीटों में अधिकतर में भाजपा को फायदा हुआ है। बताइए, पारदर्शिता कहां है? इस सवाल का जवाब आखिर चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं है? सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगे जाएंगे। चुप रहने से इसका कोई समाधान नहीं है। इस मंच पर यह सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।